आप सबको क्रिसमस के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह सौभाग्य है कि 25 दिसंबर पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जन्म जयंती पर मुझे उस पावन धरती पर आने का सौभाग्य मिला है जिसके कण कण पर पंडित जी के सपने बसे हुए हैं, जिनकी उंगली पकड़ करके हमें बड़े होने का सौभाग्य मिला, जिनके मार्गदर्शन में काम करने का सौभाग्य मिला। ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी आज जन्मदिन है और आज जहां पर पंडित जी का सपना साकार हुआ, उस धरती के नरेश उनकी पुण्यतिथि का भी अवसर है। उन सब महापुरुषों को नमन करते हुए आज एक प्रकार से ये कार्यक्रम अपने आप में एक पंचामृत है। एक ही समारोह में अनेकविध कार्यक्रमों का आज कोई न कोई रूप में आपके सामने प्रस्तुतिकरण हो रहा है। कहीं शिलान्यास हो रहा है तो कहीं युक्ति का प्रमोशन हो रहा है, तो टीचर्स ट्रेनिंग की व्यवस्था हो रही है, तो काशी जिसकी पहचान में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है यहाँ के सांस्कृतिक विरासत, उन सभी का एक साथ आज आपके बीच में उद्घाटन करने का मुझे अवसर मिला है। मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं विशेष रूप से इस बात की चर्चा करना चाहता हूं कि जब जब मानव जात ज्ञान युग में प्रवेश किया है, तब तब भारत ने विश्व गुरु की भूमिका निभाई है और 21वीं सदी ज्ञान की सदी है। मतलब कि 21वीं सदी भारत की बहुत बड़ी जिम्मेवारियों की भी सदी है और अगर ज्ञान युग ये हमारी विरासत है तो भारत ने उस क्षेत्र में विश्व के उपयोगी कुछ न कुछ योगदान देने की समय की मांग है। मनुष्य का पूर्णत्व टेक्नोलॉजी में समाहित नहीं हो सकता है और पूर्णत्व के बिना मनुष्य मानव कल्याण की धरोहर नहीं बन सकता है और इसलिए पूर्णत्व के लक्ष्य को प्राप्त करना, उसी अगर मकसद को लेकर के चलते हैं तो विज्ञान हो, टेक्नोलॉजी हो, नए नए इनोवेशंस हो, इन्वेंशंस हो, लेकिन उस बीच में भी एक मानव मन, एक परिपूर्ण मानव मन, ये भी विश्व की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हमारी शिक्षा व्यवस्था रोबोट पैदा करने के लिए नहीं है। रोबोट तो शायद 5-50 वैज्ञानिक मिलकर के भी लेबोरेटरी में पैदा कर देंगे, लेकिन नर करने करे तो नारायण हो जाए, ये जिस भूमि का संदेश है, वहां तो व्यक्तित्व का संपूर्णतम विकास यही परिलक्षित होता है और इसलिए इस धरती से जो आवाज उठी थी, इस धरती से जो संस्कार की गंगा बही थी, उसमें संस्कृति की शिक्षा तो थी, लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण था शिक्षा की संस्कृति।
और आज कहीं ऐसा तो नहीं है, सदियों से संजोई हुई हमारी शैक्षिक परंपरा है, जो सांस्कृतिक विरासत के रूप में विकसित हुई है, वो शिक्षा की संस्कृति तो लुप्त नहीं हो रही है, वो भी तो कहीं प्रदूषित नहीं हो रही है। और तब जाकर के आवश्यकता है कि काल बाह्य चीजों को छोड़ करके उज्ज्वलतम भविष्य की ओर नजर रखते हुए पुरानी धरोहर के अधिष्ठान को संजोते हुए हम किस प्रकार की व्यवस्थाओं को विकसित करें जो आने वाली सदियों तक मानव कल्याण के लिए काम आए। हम दुनिया के किसी भी महापुरुष का अगर जीवन चरित्र पढ़ेंगे तो दो बातें बहुत स्वाभाविक रूप से उभर करके आती हैं। अगर कोई पूछे कि आपकी जीवन की सफलता के कारण, तो बहुत एक लोगों से एक बात आती है कि एक मेरी मां का योगदान, हर कोई कहता है, और दूसरा मेरे शिक्षक का योगदान। कोई ऐसा महापुरुष नहीं होगा जिसने ये ना कहा हो कि मेरे शिक्षक का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मेरी जिंदगी को बनाने में। अगर ये हमें सच्चाई को हम स्वीकार करते हैं तो हम ये बहुमूल्य हमारी जो धरोहर है इसके हम और अधिक तेजस्वी कैसे बनाएं और अधिक प्राणवान कैसे बनाएं। और उसी में से विचार आया कि देश जिसके पास इतना बड़ा युवा सामर्थ्य है, युवा शक्ति है, आज पूरे विश्व को उत्तम से उत्तम शिक्षकों की बहुत बड़ी खोट है, कमी है। आप कितने ही धनी परिवार से मिलिए, कितने ही सुखी परिवार से मिलिए, उनको पूछिए किसी एक चीज की आपको आवश्यकता लगती है तो क्या लगती है। अरबों खरबों रुपयों का मालिक होगा, घर में हर प्रकार का सुख वैभव होगा, तो वो ये कहेगा कि मुझे अच्छा टीचर चाहिए मेरे बच्चों के लिए। आप अपने ड्राइवर से भी पूछिए कि आपकी क्या इच्छा है, तो ड्राइवर भी कहता है कि मेरे बच्चे की अच्छी शिक्षा ये मेरी कामना है। अच्छी शिक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर का दायरे में नहीं आती, इंफ्रास्ट्रक्चर की एक व्यवस्था है। अच्छी शिक्षा अच्छे शिक्षकों से जुड़ी हुई होती है, और इसलिए अच्छे शिक्षकों का निर्माण कैसे हो, हम एक नए तरीके से कैसे सोचें। आज 12th के बाद बीएड एमएड वगैरह होता है, फिर वो आते हैं, ज्यादातर बहुत पहले से ही जिसने तय किया है कि मुझे शिक्षक बनना है, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। ज्यादातर कुछ न कुछ बनने का ट्राई करते 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 आखिर कर यहां चल पड़ते हैं। मैं यहां के लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। हम एक माहौल बना सकते हैं कि 10वीं 12वीं की विद्यार्थी अवस्था में उसके मन में एक सपना हो, मैं एक उत्तम शिक्षक बनना चाहता हूं। ये कैसे बोया जाए, ये एनवायरमेंट कैसे क्रिएट किया जाए। और 12th के बाद, पहले ग्रेजुएशन के बाद लॉ फैकल्टी में जाते थे, और वकालत, धीरे धीरे बदलाव आया। 12th के बाद ही 5 साल के लिए लॉ फैकल्टी में जाते हैं और लॉयर बन के आते हैं। क्या 10 और 12th के बाद ही टीचर का एक पूर्ण समय का कोर्स शुरू हो सकता है, और उसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज तो मिले। और जब एक विद्यार्थी जिसे पता है कि मुझे टीचर बनना है, तो क्लासरूम में वो सिर्फ एग्जाम देने के लिए पढ़ता नहीं है, वो अपने शिक्षक की हर बारीकी को देखता है और हर चीज में सोचता है मैं शिक्षक बनूंगा तो कैसे करूंगा, मैं शिक्षक बनूंगा, ये उसके दिमाग में रहता है। और इसलिए ये एक पूरा कल्चर बदलने की आवश्यकता है। उसके साथ साथ भले वो विज्ञान का शिक्षक हो, गणित का शिक्षक हो, उसको हमारी परंपराओं का ज्ञान होना चाहिए। उसे
चाइल्ड साइकोलॉजी का पता होना चाहिए, उसको विद्यार्थियों को काउंसलिंग कैसे करना वो सीखना चाहिए, उसे विद्यार्थियों को मित्रवत व्यवहार कैसे करना ये सिखाना चाहिए। और ये चीजें ट्रेनिंग से हो सकती है, ऐसा नहीं है कि सब नहीं हो सकता है, सब कुछ ट्रेनिंग से हो सकता है। और अगर हम इस प्रकार के उत्तम शिक्षकों को तैयार करें, मुझे विश्वास है दुनिया को जितनी शिक्षकों की जरूरत है ना, हम पूरे विश्व में, भारत के पास इतना बड़ा युवा धन है, लाखों की तादाद में हम शिक्षक एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी मांग तो है ही है, हमें योग्यता के साथ लोगों को तैयार करने की आवश्यकता है। और एक व्यापारी जाता है बाहर तो डॉलर या पाउंड ले आता है, लेकिन एक शिक्षक जाता है तो पूरी पीढ़ी को अपने साथ ले आता है। हम कल्पना कर सकते हैं कितना बड़ा काम हम वैश्विक स्तर पर कर सकते हैं। और उसी एक सपने को साकार करने के लिए पंडित मदन मोहन मालवीय जी के नाम से इस मिशन को प्रारंभ किया गया है और आज उसका शुभारंभ करने का मुझे अवसर मिला। आज पूरे विश्व में भारत के हैंडीक्राफ्ट की तरफ लोगों का ध्यान है, आकर्षण है, लेकिन हमारी उस पुरानी पद्धतियों से बनी हुई चीजें, क्वांटम भी कम होता है, वेस्टेज भी बहुत होता है, समय भी बहुत जाता है। और उसके कारण एक दिन में अगर वो 5 खिलौने बनाता है तो पेट नहीं भरता है, लेकिन टेक्नोलॉजी के उपयोग से अगर 25 बनाता है तो उसका पेट भी भरता है, बाजार में जाता है। और इसलिए आधुनिक विज्ञान और टेक्नोलॉजी को हम परंपरागत जो हमारे खिलौने हैं उसको कैसे जोड़ा जाए। मैंने अभी एक छोटा सा प्रदर्शन, उनके प्रयोग देखे, मैं देख रहा था कि और बहुत ही सामान्य प्रकार की टेक्नोलॉजी को विकसित किया गया है, लेकिन उनके लिए वो बहुत बड़ी उपयोगिता है, वरना वो लंबे अरसे से वही करते रहते थे। उसके कारण उनके प्रोडक्शन में क्वालिटी, प्रोडक्शन में क्वांटिटी और उसके कारण वैश्विक बाजार में अपनी जगह बनाने की संभावनाएं और हमारे हैंडीक्राफ्ट में विश्व बाजार की संभावनाएं पड़ी है। आज हम अगर उनको ऑनलाइन मार्केटिंग की सुविधाएं उपलब्ध कराएं, युक्ति जो अभियान है उसके माध्यम से हमारे इन कलाकारों को, काष्ठकारों को, हमारे चारे विश्वकर्मा है ये, इन सभी विश्वकर्माओं के हाथ में हुनर देने की उनका प्रयास, उनके पास जो स्किल है उसमें टेक्नोलॉजिकली अपग्रेडेशन करने का प्रयास, उस टेक्नोलॉजी के लिए नई रिसर्च हो, उनको प्रोवाइड हो, वो दिशा में प्रयास, दिशा में बढ़ रहे हैं। हमारे देश में सांस्कृतिक कार्यक्रम तो बहुत होते रहते हैं, कई जगह पर होते हैं। बनारस में एक विशेष रूप से भी आरंभ किया है। हमारे टूरिज्म को बढ़ावा देने में इसकी बहुत बड़ी ताकत है। आप देखते होंगे दुनिया ने, हम ये तो गर्व करते थे कि हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने हमें योग दिया, होलिस्टिक हेल्थ केयर के लिए, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के लिए योग का हमें विरासत मिली। और धीरे धीरे दुनिया को भी लगने लगा योग है क्या चीज, और दुनिया में लोग पहुंच गए, नाक पकड़ के डॉलर कमाने भी लग गए। लेकिन ये शास्त्र आज के संकटों के युग में जी रहे मानव को एक संतुलित जीवन जीने की ताकत कैसे मिले, योग बहुत बड़ा योगदान कर सकता है। मैं सितंबर में यूएन में गया था और यूएन के मेरा पहला कार्यक्रम था। मैंने पहली बार वहां मंच पर भाषण करने का मुझे दायित्व था। मैंने उस दिन कहा कि हम एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएं, और मैंने प्रस्तावित किया था 21 जून। सामान्य रूप से इस प्रकार के जब प्रस्ताव आते हैं तो उसको पारित होने में 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल लग जाते हैं। अब तक ऐसे जितने प्रस्ताव आए हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा 150-160 देशों ने सहभागिता दिखाई है।
जब योग का प्रस्ताव रखा, मुझे आज बड़े आनंद और गर्व के साथ कहना है, और बनारस के प्रतिनिधि के नाते बनारस के नागरिकों को ये हिसाब देते हुए मुझे गर्व होता है कि 177 कंट्रीज को स्पॉन्सर बनी, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इस प्रकार के प्रस्ताव में 177 कंट्री का को स्पॉन्सर बनना ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और जो काम 1.5-2 साल लगते हैं वो करीब करीब 100 दिन के अंदर पूरा हो गया, और यूएन ने उसको घोषित कर दिया। ये भी अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। हमारी सांस्कृतिक विरासत की ताकत है। हम दुनिया के सामने आत्मविश्वास के साथ कैसे ले जाएं? हमारा गीत, संगीत, नृत्य, नाट्य, कला, साहित्य कितनी बड़ी विरासत है। सूरज उगने से पहले कौन सा संगीत और सूरज उगने के बाद कौन सा संगीत, यहां तक कि बारीक रेखाएं बनाने वाला काम हमारे पूर्वजों ने किया है। और दुनिया में संगीत तो बहुत प्रकार के हैं, लेकिन ज्यादातर संगीत तन को डुलाते हैं। बहुत कम संगीत हैं जो मन को डुलाते हैं। हम उस संगीत के धनी हैं जो मन को डुलाता है। और मन को डुलाने वाले संगीत को विश्व के अंदर कैसे रखें, यही प्रयासों से वो आगे बढ़ने वाला है। लेकिन मेरे मन में विचार है, क्या बनारस की कुछ स्कूल, इसके लिए एक स्कूल हो, कॉलेज हो, आगे आ सकते हैं क्या? और बनारस के जीवन पर ही एक विषय पर एक स्कूल की मास्टरी हो। बनारस की विरासत पर कोई एक स्कूल हो जिसकी तुलसी पर मास्टरी हो, कोई स्कूल हो जिसकी कबीर पर हो। ऐसी जो भी यहां की विरासत है उन सब से। और हर दिन शाम के समय 1 घंटा उसी स्कूल में एक नाट्य मंच पर डेली उसका कार्यक्रम हो। और जो टूरिस्ट आए, जिसको कबीर के पास जाना है वो उस स्कूल में चला जाएगा, बैठेगा घंटे पर। जिसको तुलसीदास के पास जाना है वो स्कूल में चला जाएगा, वहां बैठेगा घंटे पर। धीरे धीरे स्कूल टिकट भी रख सकती है, पॉपुलर हो जाएगी, स्कूल की इनकम भी बढ़ सकती है। लेकिन काशी में आया हुआ टूरिस्ट वो आएगा हमारे पूर्वजों के प्रयासों के कारण, बाबा भोलेनाथ के कारण आएगा, मां गंगा के कारण आएगा, लेकिन रुकेगा हमारे प्रयासों के कारण। आने वाला है, उसके लिए मुझे और आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि वो जन्म से ही तय करके बैठा है कि एक बार तो बाबा के दरबार में जाना है। लेकिन वो रात यहां तब रुकेगा, हम उसको रुकने के लिए मजबूर करें, ऐसी व्यवस्थाएं विकसित करें। और एक बार अगर रात रुक गया तो यहां के 5-50 नौजवान को रोजगार मिलना ही मिलना है। वो 200-500 हजार रुपया खर्च करके जाएगा जो बनारस की इकोनॉमी को चलाएगा। और हर दिन अगर ऐसे हजारों लोग आते हैं, रुकते हैं, तो पूरी इकोनॉमी यहां की कितनी आगे बढ़ सकती है। लेकिन इसके लिए ये चीजें, छोटी छोटी चीजें काम आ सकती है। हमारे हर स्कूल में कैसा हो, हमारे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, परंपरागत जो हमारे पास ज्ञान विज्ञान है, जो उसको तो प्रस्तुत करें, लेकिन समय के मान उस प्रकार की स्पर्धाएं हो सकती है। मान लीजिए हम ऐसे नाट्य लेखक हो जो स्वच्छता पर ही बड़े टची नाट्य लेखन लिखे। अगर स्वच्छता के कारण गरीब को कितना फायदा होता है। आज गंदगी के कारण एवरेज एक गरीब को 7,000 रुपया दवाई का खर्चा आता है। अगर हम स्वच्छता कर लें तो गरीब का 7,000 रुपया बच जाता है। 3 लोगों का परिवार है तो 21,000 रुपया बच जाता है। इस स्वच्छता का कार्यक्रम एक बहुत बड़ा अर्थकारण भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। और स्वच्छता ही है जो टूरिज्म के लिए बहुत बड़ी आवश्यक होती है। क्या हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में ऐसे नाट्य मंचन, ऐसे काव्य, ऐसे गीत, कवि सम्मेलन हो तो स्वच्छता पर क्यों ना हो? उसी प्रकार से बेटी बचाओ, भारत जैसा देश जहां नारी के गौरव की बहुत बड़ी गाथाएं हम सुनते हैं, इसी धरती की बेटी रानी लक्ष्मीबाई को हम बार बार याद करते हैं, लेकिन
उसी देश में बेटी को मां के गर्भ में मार देते हैं। इससे बड़ा पाप कोई हो नहीं सकता है। क्या हमारे नाट्य मंचन पर हमारे कलाकारों के माध्यम से लगातार बार बार हमारी कविताओं में, हमारे नाट्य में, हमारे संवाद में, हमारे निबंध लेखन में बेटी बचाओ इस अभियान घर घर पहुंचा सकते हैं? भारत जैसा देश जहां चींटी को भी अन्न खिलाना ये हमारी परंपरा रही है, गाय को भी खिलाना हमारी परंपरा रही है, उस देश में कुपोषण हो हमारी बालकों को, उस देश में सगर्भा माता कुपोषित हो, इससे बड़ी पीड़ा की बात क्या हो सकती है? क्या हमारे नाट्य मंचन के द्वारा, हमारी सांस्कृतिक धरोहर के माध्यम से हम इन चीजों को प्रबोधन के लिए उपयोग में ला सकते हैं क्या? मैं कला और साहित्य से, जगत से, लोगों से आग्रह करूंगा कि हम इस नए रूप में देश को झकझोरने के लिए कुछ करें। जब आजादी का आंदोलन चला था तब यही तो साहित्यकार और कलाकार थे जिनकी कलम ने देश को खड़ा कर दिया था। स्वतंत्र भारत के अंदर सुशासन का मंत्र लेकर के चल रहे तब यही हमारे कला और साहित्य के लोगों की कलम के माध्यम से हम एक राष्ट्र में नवजागरण का माहौल बना सकते हैं। मैं उन सबको निमंत्रित करता हूं। ये सांस्कृतिक सप्ताह यहां मनाया जा रहा है, उसके साथ यहां पर इसका भी चिंतन हो, मनन हो, और देश के लिए इस प्रकार की स्पर्धाएं हो, और देश के लिए इस प्रकार का काम हो। मुझे विश्वास है यही प्रयास है, सपने पूरे हो सकते हैं साथियों। देश दुनिया में नाम रोशन कर सकता है। मैं अनुभव से कहता हूं, 6 महीने के कम समय के मेरे अनुभव से कहता हूं, पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है। हम तैयार नहीं, हम तैयार नहीं। हमें अपने आप को तैयार करना है, हमें अपने आप को सज्ज करना है। विश्व तैयार बैठा है। मैं फिर एक बार पंडित मदन मोहन मालवीय जी की इस पवित्र धरती को प्रणाम करता हूं, उस महापुरुष को प्रणाम करता हूं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। मित्रों, 7, 8, 9 जनवरी के दिन ये प्रवासी भारतीय दिन हम मना रहे हैं। उसका पूरा ब्यौरा हमारी मंत्री श्री सुषमा जी